गर्मियों में पानी के लिए तरस रही दिल्ली की। इस मसले पर पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट काफी गंभीर है और दिल्ली में पानी से जुड़े सभी राज्यों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली को जरूरी निर्देश दे रहा है। लेकिन मसला अब भी अटका हुआ है। दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील है कि हरियाणा दिल्ली के लिए पानी नहीं छोड़ रहा, इसलिए दिल्ली में पानी की भारी किल्लत हो गई है। दिल्ली में पानी की किल्लत का आलम यह है कि दिल्ली के कई इलाकों में टैंकर माफिया सक्रिय हो गए हैं। टैंकर माफिया अलग अलग इलाकों से भूमिगत जल को निकालकर पानी की किल्लत वाले इलाकों में बेचते हैं। टैंकर जब इन इलाकों में पहुंचते हैं तो पानी की भारी मारामारी होती है, जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। लोग जितना पानी चाहते हैं उनको मिल नहीं पाता, जितना मिलता भी है उसके लिए पैसे बहुत देने पड़ते हैं। इससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से पानी की ऐसी किल्लत। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मसले पर दिल्ली सरकार से सख्ती से पूछा कि वो टैंक माफिया पर काबू पाने के लिए क्या कर रही है और पानी की बर्बादी रोकने के लिए उसने क्या किया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की वैकेशन बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर वो टैंकर माफिया से नहीं निपट सकती तो कोर्ट दिल्ली पुलिस से कार्रवाई करने को कहेगा। कोर्ट ने साफ कहा कि आप टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो दिल्ली में वैसे कई जगहों पर दिल्ली जल बोर्ड भी टैंकर से पानी सप्लाई करता है, लेकिन कई जगह टैंकर माफिया का अब भी जो राज है वो दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की उस याचिका पर आज सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश द्वारा भेजे गए सरप्लस पानी को बिना रुके दिल्ली आने दें। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहले की सुनवाई में हिमाचल प्रदेश को हरियाणा के जरिए 137 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़ने का आदेश दिया था। हिमाचल प्रदेश ने लिखित में कहा था कि पानी छोड़ दिया गया है, लेकिन आज जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो अदालत में मौजूद हिमाचल के वकील ने कहा कि हिमाचल पानी छोड़ने को तैयार है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अलग अलग बयानों से, हिमाचल के इन अलग अलग बयानों पर नाराज हो गया। तो इनसे ये तो पता चल ही रहा है कि हिमाचल ने भी दिल्ली के लिए पानी छोड़ने को लेकर वो गंभीरता नहीं दिखाई जिसकी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ने की थी। ऊपर से दिल्ली का ये भी आरोप है कि हरियाणा में मुनाक नहर के जरिए जो पानी दिल्ली के लिए आता है उससे हरियाणा पानी की चोरी कर लेता है, पानी निकाल लेता है। तो दिल्ली में टैंकर माफिया से लेकर पानी की चोरी तक के इन आरोपों पर सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं आगे बात। तेज गर्मी पानी की समस्या को और गंभीर बना रही है। दिल्ली के लोगों के लिए पानी का खास स्रोत हरियाणा से दिल्ली के लिए 102 किलोमीटर लंबी मुनक नहर है, जो दो राज्यों और बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकारों के बीच विवाद की जड़ बन गई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो नहर से पानी की चोरी रोकने में नाकाम रही है, जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल का कहना है कि दिल्ली के पानी का तकरीबन 5वां हिस्सा नहर से चुराया जा रहा है, जानबूझकर रोक रही है। और आम आदमी पार्टी आरोपों को गलत बता रही है और उसका कहना है कि हरियाणा सरकार जानबूझकर दिल्ली का पानी रोक रही है। ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी टीम को मिला ये टैंकर जो नहर से पानी ले रहा था और जिस पर दिल्ली जल बोर्ड के निशान बने थे। कायदे से दिल्ली जल बोर्ड के आधिकारिक टैंकर को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी की सरकार से सख्त सवाल पूछे। उसने पूछा कि राजधानी में टैंकर माफिया पर लगाम लगने के लिए वो क्या कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा था कि सरकार ये पक्का करेगी कि राजधानी में कहीं रिसाव से पानी की बर्बादी ना हो। पूरा जो हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, उनमें लीकेजेस को चेक करने के लिए कि कहीं पर भी इस समय हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि कहीं पर भी पानी का लीकेज हो जाए, तो हम एक एडिशनल जो हमारी टीम्स हैं, क्विक रिस्पांस टीम्स, जो हमारे एडीएम्स और एसडीएम्स की लीडरशिप में बनी हैं, उनको अब हम पानी की लीकेजेस को चेक करने के लिए लगा रहे हैं। दिल्ली का जल संकट है ही नहीं, दिल्ली का जल संकट बनाया गया है। दिल्ली का जल संकट इसलिए है कि ये चोरी, अगर ये चोरी बंद हो जाए, पानी की लीकेज बंद हो जाए, पानी की बर्बादी बंद हो जाए, तो दिल्ली के एक एक आदमी को पूरा पानी मिल सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस मामले से जुड़े सभी पक्ष कब एक साथ बैठते हैं और दिल्ली के लोगों की परेशानियों का पक्का समाधान करते हैं। दिल्ली से इशिका की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो ये हाल है दिल्ली में पानी के संकट का। इस पूरे मामले को थोड़ा और समझते हैं।
पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली में पानी आता कहाँ से। दिल्ली में 40% पानी यमुना का आता है, 25% पानी गंगा का आता है जो मुरादनगर की नहर से छोड़ा जाता है, और इसके अलावा 22% पानी भाखड़ा नांगल बांध से आता है, और जो बाकी बचा हुआ 13% पानी है वो दिल्ली में रैनी वेल्स से आता है या भूमिगत जल से आता है। इस सब पर करेंगे हम आगे बात, लेकिन पहले एक मैप देखते हैं ये समझने के लिए कि यमुना के पानी को लेकर जो विवाद है वो क्यों है, पानी दिल्ली में यमुना का आता कहाँ से है। यमुना में पानी आता है तो वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से। यमुना में हिमाचल से आने वाली टॉन्स नदी और गिरी नदी का पानी शामिल होता है, उधर उत्तराखंड से यमुना आती है, तीनों मिलती हैं और फिर यमुना ही उसका नाम होता है। इन तीनों पर 3 बांध बने हुए हैं, और ये जो तीनों बांध हैं, यमुना नदी पर लखवार व्यासी, टोंस नदी पर किशाऊ बांध और गिरी नदी पर रेणुका बांध, इन बांधों का जो पानी है वो सिंचाई के लिए इस्तेमाल आगे भेजा जाता है, और इसके अलावा बिजली बनती है। इन तीनों ही बांधों से ये एक जो असर है इन तीनों बांधों का ये होता है। उसके अलावा जब तीनों नदियाँ आगे मिलकर यमुना हो जाती हैं तो फिर ये पानी हिमाचल से हरियाणा में पहुँचता है। हिमाचल से ही इस पानी के लिए कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि 137 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़ा जाए। तो यमुना का पानी जब आगे निकलता है तो हरियाणा पहुंचता है हथिनी कुंड बैराज में। ये आप देख रहे हैं वो 3 बांध हैं, रेणुका बांध, किशाऊ बांध। अब ये हथिनी कुंड बैराज आप देख रहे हैं। हथिनी कुंड बैराज वो है जहां पहली बार हरियाणा इस पानी को रोकता है, और इस पानी को हमेशा के लिए यहाँ नहीं रोका जा सकता क्योंकि ये सिर्फ बैराज है, बांध नहीं है, तो इसको छोड़ना भी पड़ता है। और यहाँ से एक ख़ास बात यह है कि अलग अलग नहरों, वेस्टर्न यमुना कैनाल और ईस्टर्न यमुना कैनाल के ज़रिए यमुना का पानी हरियाणा और यूपी में भेजा जाता है, और यमुना का पानी यहीं से कम होना शुरू हो जाता है। इस पानी का बड़ा हिस्सा सिंचाई में इस्तेमाल होता है। दिल्ली तक जो पानी पहुँचता है वो कम होता जाता है। दिल्ली में जब ये पानी आगे आता है तो दिल्ली की सीमा में पल्ला गांव से यमुना अंदर घुसती है और जैतपुर से बाहर निकलती है, जो ओखला बैराज के बाद आता है। तो दिल्ली का आखिरी गांव और पल्ला पहला गांव, उसके बीच 52 किलोमीटर लंबा सफ़र है यमुना का दिल्ली में। इसमें से 22 किलोमीटर का वो हिस्सा है जहां यमुना दिल्ली के शहरी इलाकों से गुजरती है। शहरी इलाके में यमुना वजीराबाद बैराज से अंदर घुसती है, यानी पल्ला से दिल्ली की सीमा में, और फिर वजीराबाद बैराज से दिल्ली के शहरी इलाके में, और फिर ओखला बैराज से बाहर निकलती है इस शहरी इलाके से। तो वजीराबाद और ओखला बैराज के बीच 22 किलोमीटर है। पल्ला गांव और जैतपुर के बीच 52 किलोमीटर। इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो वजीराबाद और ओखला के बीच 22 किलोमीटर। इसी पूरे इलाके में दिल्ली में यमुना के साथ सबसे ज़्यादा एक तरह से कहें बदसलूकी होती है। यमुना सबसे ज़्यादा मैली होती है। दिल्ली के रिहायशी और औद्योगिक इलाकों का सारा गंदा पानी यमुना में गिरता है, और यमुना का यह हाल करने वाली दिल्ली गर्मियों में यमुना के बूंद बूंद पानी का इंतज़ार करती है, उसके लिए तरसती है। तो यकीन मानिए 1.5 महीने बाद यमुना की तस्वीर फिर बदलेगी। ऊंचे इलाकों में भारी बारिश होगी, यमुना में बाढ़ आएगी, तो हम ये हालात भूल जाएंगे। हमारी जो याददाश्त है वो बहुत कम हो जाती है, और जबकि वही समय होता है जब बाढ़ यमुना में आती है कि दिल्ली को हम पानी के संकट से बचाने के लिए कुछ इंतज़ाम कर सकते हैं। क्या इंतज़ाम करते हैं उस पर भी बात करते हैं। दिल्ली में पानी के इस भीषण संकट के पीछे एक वजह ये भी है कि दिल्ली के पास अपना पानी बहुत कम रह गया, यानी भूमिगत जल बहुत कम रह गया। 13% दिल्ली का पानी रैनी वेल्स से या भूमिगत जल से आता है, और दिल्ली में इसका स्तर बहुत नीचे चला गया है। अक्टूबर 2023 में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में भूमिगत जल का हाल ये है। उसके लिए दिल्ली का ये मैप दिखाते हैं हम आपको। 4 रंग आप इसमें देख रहे हैं, लाल, पीला, नीला और ग्रे। ये रंग बता रहे हैं कि दिल्ली में भूमिगत जल की हालत है क्या। हालत बहुत ख़राब है। दिल्ली की 34 तहसीलों को पानी के लिहाज से देखा जाए तो जो लाल रंग आप छाया हुआ देख रहे हैं, ये वो इलाका है जहां भूमिगत जल का हद से ज़्यादा दोहन कर लिया गया है। यहाँ अब पानी नहीं बचा है, ये समझिए। यानी दिल्ली की 34 में से 13 तहसीलों में भूमिगत जल लगभग खत्म हो चुका है, इतना दोहन हो चुका है। और दिल्ली के पूरे क्षेत्रफल का ये 38.2% है। पीला हिस्सा देखिए, ये दिल्ली के क्षेत्रफल का 35.3% हिस्सा है, जिसमें दिल्ली की 34 में से 12 तहसीलें आती हैं। इस पूरे पीले इलाके में दिल्ली में भूमिगत जल का दोहन गंभीर स्थिति तक पहुंच चुका है। यहाँ पानी का दोहन तुरंत रोकना होगा क्योंकि ये जल्द खत्म होने की ओर है, या समझिए खत्म हो चुका है। और ये जो है एक बड़ा इलाका है ये भी दिल्ली का।
35.3% क्षेत्रफल दिल्ली का इसमें आता है। नीला रंग आपको दिखाते हैं, काफ़ी कम है ये। दिल्ली की 34 में से सिर्फ 4 तहसीलें इसमें आती हैं और ये इलाका दिल्ली के क्षेत्रफल का करीब 12% है। यहाँ भूमिगत जल की स्थिति अर्ध गंभीर है, यानी गंभीर होने की ओर है और यहाँ भी पानी को ज़मीन से निकालने पर लगाम लगाने की बहुत ज़रूरत है। हालात यहाँ भी ख़राब हो रहे हैं। अब बचा कितना हिस्सा है? दिल्ली का सिर्फ 14.7% क्षेत्रफल। पानी के लिहाज से 34 में से सिर्फ 5 तहसीलें जहाँ भूमिगत जल सुरक्षित स्तर पर आप कह सकते हैं। यहाँ अभी पानी का जो जल स्तर है वो ठीक है, ठीक ही रिचार्ज होता है, लेकिन बाकी जो पूरा 85% हिस्सा है वहाँ ज़मीन के नीचे पानी रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पानी लगभग ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने की ओर है। दिक्कत यह है कि जितना पानी दिल्ली में हर साल रिचार्ज होता है उतना ही निकाल भी लिया जाता है। कैसे, आपको ये बताते हैं एक एनिमेशन के ज़रिए। दिल्ली में अगर हर साल मान लीजिए 100 यूनिट पानी रिचार्ज हो रहा है तो इसका 99.13% पानी हम चूस लेते हैं हैंड पंप्स के जरिए। आप ये दिल्ली की स्थिति देखिए कि जितना पानी एक साल में रिचार्ज हो रहा है उतना हम चूस रहे हैं, तो दिल्ली में भूमिगत जल बचेगा कहाँ पर? और फिर ये स्थितियाँ जो हम हर साल गर्मियों में देखते हैं, जब सब परेशान होते हैं कि दिल्ली में पानी नहीं है, और पिछले कई सालों से ये स्थिति है, लेकिन कभी सरकारों को ये समझ में नहीं आता कि कैसे भूमिगत जल को रिचार्ज किया जाए, कैसे दिल्ली को इस संकट से स्थायी तौर पर बचाने के लिए समाधान निकाला जाए। तो ये स्थिति दिल्ली के अंदर पानी की है। 99% से ज़्यादा पानी दिल्ली का हम हैंडपंप के जरिए हर साल निकाल लेते हैं अगर 100% पानी रिचार्ज होता है। और रिचार्ज भी जो होता है वो दिल्ली के भूमिगत भंडार का बहुत कम हिस्सा है। और जो पानी निकलता भी है वो भी आप समझिए नमकीन होता है, सैलाइन होता है, उसमें कई रसायन घुले होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ख़राब है। औद्योगिक जो एफ्लुएंट्स है वो भी नीचे इस भूमिगत जल में मिलते हैं। और सिर्फ गंगा यमुना के भरोसे हम नहीं बैठ सकते, इस भूमिगत जल को हमें ठीक करना होगा और इसको रिचार्ज जल्दी से जल्दी करने के लिए हमें कदम उठाने होंगे। नहीं किया तो गंभीर नतीजे सामने आएंगे। जैसे ज़मीन बंजर हो जाती है, बहुत बड़ा हिस्सा इससे धंस भी जाती है। दुनिया के कई इलाकों में तो भूमिगत जल के कारण, दोहन के कारण ज़मीनें धंसने लग गई हैं, बंजर हो रही हैं। तो हमें तय करना है कि हम अपना भविष्य कैसा चाहते हैं। दिल्ली के इस संकट पर मौसमी बातें करने से कुछ नहीं होगा, गंभीर बात करनी पड़ेगी और गंभीर हल करने होंगे। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ नदियों से जुड़े मामलों के एक विशेषज्ञ हैं, साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल के हिमांशु ठक्कर। हिमांशु जी, आपका स्वागत है। मामला गंभीर है, इसमें गुस्सा भी आता है, लेकिन आपसे सवाल, दिल्ली पानी को तरस रही है, हरियाणा को दोष दे रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ये स्थिति हर साल होती है। क्यों होती है ये स्थिति हर साल? यमुना का पानी जाता कहाँ है? देखो, ये जो समय है वो गर्मी की मौसम है और ख़ास करके जून महीने में, मई जून महीने में तो बर्फ़ भी पिघलता है, ग्लेशियर्स और स्नो मेल्ट का। तो वो कुछ पानी होता है, लेकिन यमुना की हालत काफ़ी ख़राब है। और जो इस समय जो पानी नदी में आता है वो बहुत सारा पानी ग्राउंड वाटर से रिचार्ज होके आता है। लेकिन ग्राउंड वाटर की दृष्टि से सबसे ज़्यादा देश में जहाँ पानी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है वो यही नॉर्थ वेस्ट इंडिया का इलाका है, जिसमें हरियाणा प्रमुखता से आगे है और वेस्टर्न यूपी। तो ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत नीचे जा रहा है, जिससे कि नदी में पानी नहीं आ रहा है और नदी में पानी वैसे भी कम होता है और इतने सारे आगे डाइवर्जन्स और डैम्स बनाए जा रहे हैं, तो उससे पानी और जो कैचमेंट एरिया है उसकी स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। तो इसकी वजह से यमुना में पानी वैसे भी कम होता है। इस समय जबकि प्रायोरिटी देनी चाहिए कि पानी की उपलब्ध, खास करके पीने के पानी के लिए, वो उसका कोई खास ऑपरेशन, ये प्रायोरिटी का ऑपरेशनलाइजेशन होता नहीं है, वास्तव में उसका अमलीकरण नहीं होता है। तो ये एक बड़ी समस्या है। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, अभी कुछ हफ्तों में दिल्ली में बारिश आएगी, हो सकता है बाढ़ भी आ जाए, लेकिन दिल्ली अपना पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, मानी जो बारिश आती है उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। हिमांशु जी, पानी को लेकर हर साल दिल्ली में जो मारामारी होती है उसका कोई स्थायी हल हो सकता है क्या? क्या करना चाहिए कि अगले कुछ साल में ये हालात सुधर जाए? एक तो है कि
दिल्ली को अपना सीवेज जो है उसको ठीक से ट्रीट करना चाहिए और उसको जितना ज़्यादा हो सके रिसाइकल करना चाहिए। जो रिसाइकल नहीं हो, रीयूज नहीं हो, रीयूज करना चाहिए। रीयूज नहीं हो उसको लेक्स और वाटर बॉडीज में डालना चाहिए, जिससे कि वो रिचार्ज, ग्राउंड वाटर में रिचार्ज हो और ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़े। दूसरी तरफ बारिश के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा मुहिम चलानी चाहिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज की और वाटर स्टोरेज की। अ, ये बहुत जल्दी से उठाए जा सकने वाले कदम है। सीवेज ट्रीटमेंट का रिसाइकलिंग थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो भी हमारे दिल्ली में सबसे ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी है, उसका यदि ठीक से ऑपरेशन हो सकता है। तीसरी तरफ हरियाणा में भी बारिश नहीं होती ऐसा नहीं है, जहाँ बारिश होती है उसमें सबसे ज़्यादा रिचार्ज होना चाहिए। एक और बात है कि हरियाणा में जो सैंड माइनिंग बेतहाशा तरीके से, इलीगल तरीके से मैकेनाइज्ड सैंड माइनिंग हो रही है, उससे भी नदी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और हरियाणा में जो इंडस्ट्रीज है उसका भी गंदा पानी आता है, जिससे भी पानी की गुणवत्ता कम हो जाती है और जिससे उसका उपलब्धता भी, जो पोटेबल वाटर की उपलब्धता भी कम हो जाती है। तो हरियाणा को चाहिए कि उसका सीएच, उसका जो पोल्यूटेंट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और पोल्यूटेंट्स है और इवन द अर्बन एफ्लुएंट्स है, वो सबका से ट्रीट हो। मैक्सिमम ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्जिंग हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग हो। और जो अपस्ट्रीम में हिमालय का जो कैचमेंट है, जहाँ से पानी नदी में आता है, वो पूरे कैचमेंट का स्थिति, हेल्थ सुधारने की जरूरत है, जिसमें वाटरशेड पे ऊपर एफॉरेस्टेशन, लोकल वाटर बॉडीज, वाटरशेड डेवलपमेंट, ये सब करके भी। और जो बड़े बांध है, एक्चुअली उसका तो बड़े बांध का जमाना चला गया है अभी, तो उसको भी अबेंडन करने की जरूरत है। हिमांशु जी, हम देख रहे हैं अभी दिल्ली पानी के लिए तरस रही है और भी कई इलाकों में ये हालात हैं, लेकिन महीने डेढ़ महीने बाद बिल्कुल दूसरी तस्वीर सामने आएगी यमुना की। दिल्ली में ख़ास तौर पर उत्तराखंड, हिमाचल में जब भारी बारिश होगी तो दिल्ली में भी यमुना तटबंध तोड़कर बह रही होगी। तब फिर हम सब भूल जाएंगे जो हम अभी देख रहे हैं। तो आप जल नीति के विशेषज्ञ हैं, आप थोड़ा और विस्तार में बताएं क्या करना चाहिए बारिश के दिनों में, ऐसा क्या ख्याल रखना चाहिए कि हम पानी को संरक्षित कर सकें, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकें। बिल्कुल, इसके लिए पहले से प्रायोरिटी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि पूरे कैचमेंट की हेल्थ सुधारने की ज़रूरत है। इसमें जितनी ज़्यादा वाटर बॉडीज़ है उसको डिसिल्ट करके उसमें पानी संग्रहित करने की ज़रूरत है। वाटरशेड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। जो जंगल है उसको बचाने की ज़रूरत है, और जंगल को जहाँ नेचुरल फॉरेस्ट की पॉसिबिलिटी है उसको रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। जहाँ नेचुरल फॉरेस्ट पॉसिबल नहीं है लेकिन हिल इरोजन वाले हिल्स है, वहाँ पर प्लांटेशन भी करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारा किया जा सकता है, और ये भी डिसेंट्रलाइज तरीके से गांव को आगे करके करने की ज़रूरत है। तो बहुत कुछ इससे हेल्थ उपलब्ध होगी, इम्प्रूव होगी, और जिससे कि ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग बढ़ेगा। और जो पानी बरसता है, यानी हमें हमें ये समझ में नहीं आता है कि जो पानी बरसता है वो पानी यदि कैचमेंट की हेल्थ बेटर है तो वो ओवर द ईयर पूरे साल में रिचार्ज निकलेगा पानी। लेकिन यदि कैचमेंट की हालत खराब है जैसे अभी है, तो क्या होता है कि जो पानी बरसता है वो तुरंत नदी में आ जाता है और बाढ़ लाता है। जबकि यदि आपकी कैचमेंट की हालत बेटर है तो न सिर्फ बाढ़ नहीं आती है, क्योंकि पानी जो बरसता है वो वहाँ कैचमेंट उसको रोकता है, उसको संग्रहित करता है, उसको रिचार्ज करता है, और वो एकदम नदी में नहीं आता है, बाढ़ भी कम आती है। तो ये डबल फायदा होता है यदि हम कैचमेंट की हालत सुधारते हैं, और डबल नुकसान होता है यदि कैचमेंट की हालत खराब होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी इस पूरी जानकारी के लिए। आपसे इस मसले पर हम और बात करेंगे, इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करेंगे।